Hello my dear students, today we'll talk about haloalkanes and haloarenes in detail. बच्चों ब्रीफ में क्रैश कोर्स तो मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ. आज हम इसको डिटेल में बात करेंगे हेलोअल्केन्स और हेलोअरीन्स की. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट की बात करेंगे. इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि हेलोअल्केन्स होते क्या हैं. जिनमें आर और एक्स ग्रुप लगा हो वो हेलोअल्केन है, जहाँ आर हमारा एल्काइल है, और जहाँ ए आर और एक्स लगा है वो हमारा हेलोअरीन्स है, जहाँ ए आर हमारा एराइल ग्रुप है. एराइल ग्रुप मीन्स बेंजीन जिस पे एक फ्री वैलेंसी अवेलेबल है, और एक्स हमारा क्या है, हेलोजन. हेलोजन मीन्स ग्रुप 17 एलिमेंट्स, जैसे हमारे पास हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. सो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट हेलोएल्केन्स एंड हेलोरीन्स, हम यहाँ पे अल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स की ही बात करेंगे. तो जब इंट्रोडक्शन की बात करी तो हम बात करेंगे आगे क्लासिफिकेशन की, हाउ वी क्लासीफाई दैम. क्लासिफिकेशन जब भी हम करते हैं किस बेसिस पे कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए. फर्स्ट क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. अगर हेलोजन एटम आपके पास एक है तो हम उसे कहेंगे मोनो हेलोजनेटेड. ठीक है, इफ़ यू हैव वन हेलोजन एटम इन द कंपाउंड, मोनो हेलोजनेटेड. जैसे आपके CH3Cl है, ठीक है, क्लोरोमीथेन. उसके बाद अगर हमारे पास दो हेलोजन है, वी कॉल देम एज डाई हेलोजनेटेड. एग्जाम्पल आपके पास हैं, जैसे दो क्लोरीन लगे हुए हैं, जैसे दो क्लोरीन दो अलग अलग कार्बन पे लगे हैं. पॉसिबिलिटी इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हम आगे पढ़ेंगे. डाई हेलोजनेटेड. नेक्स्ट हम बात करें पॉली हेलोजनेटेड. पॉली हेलोजनेटेड जिसमें दो से ज़्यादा हेलोजन एटम्स प्रेजेंट हैं. ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जिसमें हमने हेलोजन ले लिया. दे मे बी प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन, दे मे बी प्रेजेंट ऑन डिफरेंट कार्बन्स, दे मे बी प्रेजेंट ऑन एडजेसेंट कार्बन. पॉली हेलोजनेटेड. तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स. उसके बाद जब हम मोनोहेलोजनेटेड की बात करते हैं तो मोनोहेलोजनेटेड को आगे हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एलाइड्स. इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जिस कार्बन पे हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है, वी नीड टू सर्च फॉर दैट कार्बन, वेदर दैट कार्बन इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी. हमें ये बात करनी है. अगर हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कार्बन एटम की, ठीक है, तो प्राइमरी कार्बन एटम क्या होते हैं, आपको अगर ये मालूम है कि प्राइमरी कार्बन एटम क्या होते हैं तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि प्राइमरी हैलाइड्स कौन से हैं. फर्स्ट थिंग इज़, ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको उस कार्बन पे फोकस करना है जो हैलाइड्स से जुड़ा हुआ है. अब ये कार्बन अगर ज़ीरो कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी जिस पे एक भी कार्बन नहीं है, ठीक है, तो उसे हम प्राइमरी कहेंगे. वैसे उसे 0 डिग्री भी कहते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम उसे प्राइमरी कहेंगे. या वो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो भी हम उसे प्राइमरी कार्बन कहेंगे. प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन हो गई, कार्बन विच इज़ अटैच्ड और बॉन्डेड विद जीरो कार्बन और वन कार्बन, वी कॉल इट एज प्राइमरी कार्बन. और हमें किस कार्बन पे फोकस करना है, जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, बस ये ध्यान रखें. सेकेंडरी कार्बन क्या है, एक ऐसा कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बात कर रहे हैं आगे फर्दर दो कार्बन एटम से जुड़ा हो. ये अल्काइल ग्रुप कुछ भी हो सकते हैं, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, एनी कार्बन एटम. ठीक है, तो अगर हेलोजन से अटैच्ड कार्बन एटम दो कार्बन एटम से दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वी कॉल इट एज सेकेंडरी. अगर हेलोजन से अटैच्ड कार्बन एटम आगे तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, हम उसे कहेंगे टर्शरी. तो हमें उस कार्बन पे फोकस करना है जो हेलोजन से अटैच्ड है. तो ये हमारा फर्दर क्लासिफिकेशन होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेलाइड्स. ठीक है, अगर हम डाई हेलोजनेटेड की बात करें, डाई हेलोजनेटेड को भी हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं. कैसे करते हैं, जिसमें दो हेलोजन एटम्स हैं. एक पॉसिबिलिटी हो सकती है व्हेन बोथ द हेलोजन एटम आर प्रेजेंट ऑन सेम कार्बन एटम. ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं जेमिनल डाई हेलाइड्स. व्हेन बोथ हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट sorry, on same carbon, we call it as geminal. When both halogen atoms are present on adjacent carbon atom, we call them as vicinal. Geminals are generally unstable compounds, vicinals are stable compounds. विसिनल को बनाना भी ईजी होता है. यहाँ पे ये दो मेन कैटेगरीज आती हैं डाईहेलोजनेटेड की. एक जेमिनल जिसमें दोनों हेलोजन सेम कार्बन पे जुड़े हुए हैं, और जिसमें दोनों हेलोजन एडजेसेंट पे जुड़े हैं, वी कॉल देम एज विसिनल डाईहेलाइड्स. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. आगे हम फर्दर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और फर्दर क्लासिफिकेशन में जब हम बात करें तो हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे भी हम क्लासीफाई कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स को. अब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को क्लासीफाई करना है तो हम जानते हैं कि कार्बन तीन तरह के ही हाइब्रिड स्टेट शो कर सकता है. अगर कार्बन में, यहाँ मैं अलग से आपको बता रही हूँ, अगर कार्बन में 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो उसका हाइब्रिड स्टेट sp होगा. इफ़ इट हैज़ 1 पाई बॉन्ड, उसका हाइब्रिड स्टेट sp2 होगा. और अगर उसमें 2 पाई बॉन्ड है तो उसका हाइब्रिड स्टेट sp3 होगा.
सो इस तरह से हम देखते हैं कि हाइब्रिड स्टेट हमारा, अगर आपके पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं तो वो sp होगा, 1 पाई बॉन्ड है तो sp2 होगा, और 0 पाई बॉन्ड है तो sp3 होगा। क्लियर? सो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp3 में कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी? sp3 में हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है जिसमें हम लेते हैं एक ऐसा कंपाउंड कार्बन जो हेलोजन से जुड़ा हुआ है, बट इस पर एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। पाई बॉन्ड मीन्स डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। सिंगल बॉन्ड है तो कोई पाई बॉन्ड नहीं होगा, आपको पता होगा। सिंगल बॉन्ड में 0 पाई बॉन्ड होते हैं, डबल में 1 पाई 1 सिग्मा होते हैं, और ट्रिपल में 1 सिग्मा और 2 पाई होते हैं। तो जैसे जैसे बॉन्ड पैरामीटर बढ़ता जाता है वैसे वैसे पाई बॉन्ड बढ़ रहे हैं, सिग्मा हमेशा एक ही रहता है। तो जब हम इस हेलोजन की बात करें जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, इसलिए sp3 है। लेकिन ये कार्बन डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन पे, इस कार्बन का एक स्पेसिफिक नाम होता है जिसे हम कहते हैं एलाइलिक। तो जितने भी एलाइलिक हेलाइड्स हैं वो सारी इस कैटेगरी में आएंगे। दैट मीन्स ऑल एलाइलिक हेलाइड्स आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड। मैं इस कार्बन या इस कार्बन की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द कार्बन विच इज़ अटैच्ड विद हेलोजन एटम। सो एलाइलिक इस कैटेगरी में आता है। सिमिलरली अगर हम बात करें बेंजाइलिक की, बेंजाइलिक कम्स अंडर दिस कैटेगरी अगेन। बेंजाइलिक इज जो बेंजीन रिंग है उसका नेक्स्ट कार्बन। एलाइलिक मीन्स डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन, कार्बन नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड का पड़ोसी कार्बन। बेंजाइलिक कार्बन इज बेंजीन का पड़ोसी, दैट मीन्स कार्बन नेक्स्ट टू बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का नेक्स्ट कार्बन जो हो गया, अब आप देखेंगे यहाँ पे भी एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, एंड दस दिस इज बेंजाइलिक हैलाइड। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल एल्काइल हैलाइड, तो हमारा है ही जिसमें कहीं पे भी पाई बॉन्ड नहीं है। सो नॉर्मल एल्काइल हैलाइड हमारी इस कैटेगरी में आएगा ही आएगा। सो दीज आर सर्टेन एग्जाम्पल्स ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कंपाउंड्स। आई होप यहाँ समझ में आ गया होगा आपको। अब हम बात करते हैं sp2 की। sp2 में क्या होता है, जब हम sp2 की बात करें तो sp2 में हम देखते हैं कि एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, और एक पाई बॉन्ड होना चाहिए इसका मतलब इसमें हमारे पास डबल बॉन्ड वाला कार्बन होगा। यानी जो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड है अगर उस पर हेलोजन है तो ये sp2 कार्बन हो गया, ये कार्बन sp2 हो गया, बिकॉज इट हैज़ 1 पाई बॉन्ड, और 1 पाई बॉन्ड मीन्स sp2। ऐसे कंपाउंड्स जो डबल बॉन्ड डायरेक्टली हैं, डबल बॉन्ड इटसेल्फ इज नोन एज विनाइलिक हैलाइड। यानी हेलोजन अगर डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है वी कॉल इट एज विनाइलिक हैलाइड। सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट बेंजीन रिंग, एराइल हैलाइड, ये बेंजीन रिंग है, ये कार्बन एटम है। इस कार्बन पे आप देखें एक पाई बॉन्ड आ रहा है, चाहे रेजोनेंस में हो तो भी एक ही पाई बॉन्ड रहेगा, और इसके ऊपर डायरेक्टली अगर हेलोजन जुड़ा हुआ है वी कॉल देम एज एराइल हैलाइड। और अगर आप देखें तो इसमें एक पाई बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एंड दस दिस इज अगेन sp2। तो sp2 में हमारे पास ये कैटेगरी आ गई, वो कार्बन जो डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड हैं वो सारे इस कैटेगरी में काउंट होंगे। अब हम बात करते हैं sp की। sp में हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन पे हेलोजन हो। वो जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो आप सारे इस कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन होता है sp3, sp2 और sp का। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम फर्दर आगे मूव करेंगे और हम आगे कंसिडर करेंगे क्लासिफिकेशन के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के। ठीक है, नॉमनक्लेचर पार्ट अलग है, नॉमनक्लेचर को हम कंसीडर यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि नॉमनक्लेचर अपने आप में एक डिफरेंट पॉइंट टॉपिक लेके आता है। तो अगर आपको नॉमनक्लेचर में कहीं कुछ डाउट है तो नॉमनक्लेचर का पूरी एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है, आप सर्च कर लें नॉमनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मेरे चैनल में जाके यू कैन फाइंड द प्लेलिस्ट, कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो आपको जहाँ पे भी नॉमनक्लेचर में डाउट होगा आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। तो जब हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स को कंसीडर करेंगे, और यहाँ से हमारी बेसिकली केमिस्ट्री शुरू होती है। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलाइड ग्रुप्स, एराइल हेलाइड्स एंड अल्काइल हेलाइड। तो पहले हम एराइल हेलाइड्स की बात करेंगे, सॉरी अल्काइल हेलाइड्स की बात करेंगे। फर्स्ट हम लेंगे फ्रॉम अल्कोहल्स। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है अल्कोहल से। सो जब हम अल्कोहल से बात करते हैं तो बहुत सारे मेथड्स आते हैं अल्कोहल से प्रिपरेशन के। उन सारे मेथड्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हमारा मेथड है फ्रॉम अल्कोहल्स। व्हेन वी टॉक अबाउट अल्कोहल्स, तो अल्कोहल के बहुत सारे वेरियस मेथड्स हैं। जैसे ROH आपने लिया, उसमें अगर आपने PX3 डाला या PX5 या PCl5 डाला तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास RCl बनेगा। यहाँ पे भी RCl बनेगा। साइड प्रोडक्ट्स दोनों में डिफरेंट होंगे, उसकी हम बात करेंगे। हाँ जी, तो जब हम PX3 की बात करते हैं तो हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट बनता है वो H3PO3 बनता है। और जब हम PCl5 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो साइड प्रोडक्ट है वो है POCl3 प्लस HCl।
सो इस तरह से हमारे पास ROH अल्कोहल में या तो PCl3 डाल दें या PX3 डाल दें, जहाँ क्लोरीन और ब्रोमीन दोनों काम करेंगे, और PCl5 डाल दें तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप PBr3 डाल रहे हैं, PX3 या अगर PCl3 ले रहे हैं और PBr3 डाल रहे हैं, तो आपके पास जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, RBr बन जाएगा, और साथ में आपके पास H3PO3 बनेगा। तो ये बिल्कुल इसी का ही एग्जाम्पल है जहाँ आप कंसिडर करेंगे इसको। अब हम आगे बात करेंगे कि अगर आप इसमें SOCl2 डालें तो हमारे पास RCl बनेगा, साथ में SO2 और HCl बनेगा। अब इस रिएक्शन की, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन की सबसे ख़ास बात यह है कि इसमें SO2 और HCl दोनों गैशियस स्टेट में बनते हैं, और गैशियस स्टेट में बनने के कारण ये जो हमारा मेथड है ये कॉमर्शियली बहुत सूटेबल मेथड है। बिकॉज जब हम किसी कंपाउंड को बनाते हैं तो साइड प्रोडक्ट से उस कंपाउंड को आइसोलेट करना मुश्किल होता है, और जब हम उसको आइसोलेट करते हैं तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये आती है कि प्योरीफिकेशन मेथड्स बहुत सारे लगाने पड़ते हैं। बट यहाँ पे क्या है, सिंस बोथ द साइड प्रोडक्ट्स आर इन गैशियस स्टेट, तो RCl को ऑब्टेन करना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम RX बना सकते हैं। यहाँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट मेथड आता है और उसकी अब हम बात करेंगे। कौन सा इम्पॉर्टेंट मेथड है, लेट अस डिस्कस। सो जब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट मेथड की, तो यहाँ पे हमने लिया अल्कोहल, और अल्कोहल में हमने ऐड किया HCl इन प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। इन दोनों को हम कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। एंड व्हाट इज़ सो इम्पॉर्टेंट अबाउट दिस ल्यूकास रिएजेंट, ल्यूकास रिएजेंट की इंपॉर्टेंस ये है कि यह प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को सेपरेट करने के, डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। तो हमारे पास बनता है यहाँ पे RCl। बेसिकली इसी रिएक्शन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लें कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस अल्कोहल विच इज़ यूजिंग दिस ल्यूकास रिएजेंट, तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो होता है टर्शरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल, देन प्राइमरी अल्कोहल। और इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे जब हम रीज़न की बात करते हैं तो ये रीज़न आता है कि दिस रिएक्शन इज़ फॉलोड बाय कार्बोकेटाइन एज एन इंटरमीडिएट। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन हमें मालूम है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो जल्दी बनता है, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन में हम बात करें तो टर्शरी अल्कोहल विल रिएक्ट द मोस्ट। मैकेनिज्म क्या है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले हम ल्यूकास रिएजेंट को डिटेल में पढ़ लें। सो अगर आपके पास कहीं पे भी, दिस इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, कहीं पे भी आपके पास टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल का मतलब क्या हो गया, अभी हमने डिस्कस किया था, एक कार्बन जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हो। सो अगर हम इसमें ल्यूकास रिएजेंट डालते हैं तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है RCl बनता है, ये अगर R ग्रुप है तो हमारे पास जो रिएक्शन होती है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनती है, जिसे हम टर्बिडिटी कहते हैं। सो टर्बिडिटी जो होती है वो इमीडिएटली आ जाती है। दैट मीन्स जैसे हमारे पास आयनिक रिएक्शंस होती हैं उसी तरह से रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है। द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी वेरी फास्ट एंड वी गेट द टर्बिडिटी इमीडिएटली। इफ़ यू टॉक अबाउट सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल क्या है, एक ऐसा कार्बन जो अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर हमने इसको ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्ट किया तो जो टर्बिडिटी आती है, इट टेक्स अराउंड 3 to 5 मिनट्स। इट टेक्स अराउंड 3 to 5 मिनट्स। तो ये टर्बिडिटी आती है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इस रिएक्शन को होने में। यहाँ हमने पढ़ा कि रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। अब जब सेकेंडरी में इतना टाइम लग रहा है तो हम देखते हैं कि प्राइमरी तक आते आते रिएक्शन इतनी स्लो हो जाती है कि रूम टेम्परेचर पे ल्यूकास रिएजेंट से कोई रिएक्शन नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर हम इसको हीट कर दें तो टर्बिडिटी आती है। दैट मीन्स इट गिव्स टर्बिडिटी ओनली ऑन हीटिंग, एट रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन वुड अकर। तो ये बहुत काम की चीज़ है, आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश टेस्ट में इसी पे इंपॉर्टेंस दी जाती है। यही हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किस तरह से आपको सपोज 3 सैंपल दे दिए, ABC, एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्शरी, आपको 3 नाम दे दिए। हाउ डू यू आइडेंटिफाई that which compound contains primary, which contains secondary, or which contains tertiary alcohol? So that is with the help of Lucas reagent. So I hope Lucas reagent का रोल समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे Lucas reagent का मैकेनिज्म, या इस रिएक्शन का मैकेनिज्म किस तरह से होता है। सो जब हम बात कर रहे हैं मैकेनिज्म की, तो सबसे पहले हम बात करें कि रिएक्शन हो क्या रहा है। आपने ROH लिया और रिएक्शन में आपने H+ डाल दिया। जैसे ही आपने ये ऐड किया, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया। दैट मीन्स ये हमारे पास जो लोन पेयर थे, लोन पेयर इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेंगे, और ऑलरेडी ROH पे एक H था, एक और H आ गया, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया इस इलेक्ट्रोफाइल को, इसलिए ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई एंड इट हैज़ बिकम नाउ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो पॉजिटिव चार्ज आ गया।
अब ये हाईली अनस्टेबल होता है, तो ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन इससे अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है आर से। जैसे ही इसने आर से इलेक्ट्रॉन लिया, आर के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया और वाटर निकल गया अपने ओरिजिनल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन के पेयर लेके। ये जो आर प्लस बना, ये आर प्लस बना हमने जैसे ही इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पे HCl डाला था, तो पहले एच आयन अटैक कर रहा है, अब जो एक्स आयन है वो अटैक करेगा और हमारे पास आया RX। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। बट ये रिएक्शन इतनी सिंपल नहीं है। सिंपल इसलिए नहीं है क्योंकि जब जब हमारे पास कार्बोकेटाइन बनेगा तब तब हमारे पास रीअरेंजमेंट होगा, और इसी रीअरेंजमेंट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये रीअरेंजमेंट वाला पार्ट आपके कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम इस रीअरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं तो ये रीअरेंजमेंट में कैसे कंसीडर होगा ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो पहली बात तो रीअरेंजमेंट होता क्या है और क्यों होता है। सो पहली बात, रीअरेंजमेंट इज कि एक लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन या लेस स्टेबल इंटरमीडिएट को मोर स्टेबल इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना। तो होता क्यों है, टू अटेन स्टेबिलिटी। तो ये चीज़ आपको शायद समझ में आ रही होगी या नहीं, इसको हम एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। सो अब हम एग्जाम्पल्स शुरू करते हैं। सो अब हम बात करेंगे रीअरेंजमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ स्टेबिलिटी की, क्योंकि हमने बात की थी तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम। जितने ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ये हमारा एक क्राइटेरिया होता है। हम जब बात करते हैं कार्बोकेटाइन की तो भी हमें ऐसे ही डिस्कस करना है। तो जब हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं रीअरेंजमेंट के लिए, सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट में हाइड्राइड शिफ्ट की बात करेंगे। थोड़ा सा बच्चों एक बार ध्यान से देखना तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आपके पास एक कंपाउंड था CH3 CH2 CH2 OH। इसमें आपने HX डाला, एच आयन रिएक्ट किया, H2O बनाया, H2O बन के मैकेनिज्म जो अभी हमने पढ़ा था, ऐसे प्राइमरी कार्बोकेटाइन बन गया। प्राइमरी कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन। अब ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन अगर यहाँ चला जाता, ये कार्बोकेटाइन यहाँ सेकेंड वाले कार्बन पे आ जाता, तो वो बन जाता सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और हमें मालूम है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जो है टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी होती है। तो अगर ये कार्बन यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाने के लिए हमें यहाँ हाइड्राइड शिफ्ट करना पड़ता है। ये हाइड्राइड शिफ्ट क्या होता है, देखिए इस कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हम उस कार्बन की बात करेंगे। वी हैव 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन। अब हुआ क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसके पास चला जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन लिया, H- बना हाइड्राइड और इस कार्बन पे चला जाता है। जब ऐसा होता है तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाता है, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया। सो बेसिकली अभी मैंने हाइड्रोजन शो नहीं किया, आप सिर्फ ये देखें, ये वाला जो हाइड्रोजन है अपना इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड से लेके इस कार्बन पे शिफ्ट हो गया। तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए सेकेंड कार्बन ने, तो हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया। नाउ वी हैव सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब कैसे पता चले कि कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है, तो हमने अभी देखा टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, यह हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। दूसरी चीज़, अगर हम नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन से बात करें तो नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन से हम देखते हैं कि ये जो प्राइमरी कार्बन है इसके पास वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन, तो अल्फ़ा कार्बन पे जुड़े जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे। तो ज़रा मुझे बताओ कि कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इट हैज़ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा कार्बोकेटाइन है। कार्बोकेटाइन के पास वाले कार्बन अल्फ़ा कार्बन, तो भाई यहाँ तो 2 अल्फ़ा कार्बन है, 2 अल्फ़ा कार्बन है और हर कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर। तो टोटल कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन हो गए, 3 + 3, टोटल 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे हमारे पास बने। 3 इस अल्फ़ा कार्बन से, 3 इस अल्फ़ा कार्बन से। अल्फ़ा कार्बन वो होता है जो कार्बोकेटाइन के नेक्स्ट कार्बन है, जिस कार्बन की हम बात कर रहे हैं उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फ़ा कार्बन, उस पर प्रेजेंट हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो यहाँ 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यहाँ 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। हमने पढ़ा स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो आप स्टेबिलिटी अगर इस फॉर्मेट से निकाल रहे हैं तो भी सही है, इस फॉर्मेट से निकाल रहे हैं तो भी सही है, जो आपको कन्वीनियंट लगता है। तो यानी 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन से 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए ये हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है, ये होगी। अब जब ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बना वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बना। अब H तो यहाँ अटैक हो गया था, बचा था X, ये X इस सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पे बनेगा और हमारे पास ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज हाउ द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस।
सो रीअरेंजमेंट का मतलब है लेस स्टेबल से मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट बनाना। सो अगर हम डायरेक्टली इस कंपाउंड को देखें तो हमें देखने में लग रहा है कि यहाँ से OH हटेगा, यहाँ पे X आएगा, बट एक्चुअली दिस इज द मैकेनिज्म हाउ द रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। ये हमारा हाइड्राइड शिफ्ट होता है। इसी तरह से हमारे पास होता है मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट क्या होता है बच्चों? मिथाइल शिफ्ट यानी मिथाइल की शिफ्टिंग हो रही है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के लिए। यहाँ पे चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आपके पास मान लीजिए कि एग्जांपल है और यहाँ OH है। अब हम मैकेनिज्म की बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, और हमारे पास सपोज यहाँ पे दोनों तरफ मिथाइल है, तो क्या होगा, अगर ये कार्बोकेटाइन किसी तरह से यहाँ शिफ्ट हो जाए तो ये ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा। सो हमने क्या किया, अब कि ये जो मिथाइल ग्रुप है, इस मिथाइल ग्रुप दोनों तरफ है, इनफैक्ट तीनों तरफ है, कोई भी एक मिथाइल ग्रुप यहाँ से अपना का एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और कार्बोकेटाइन यहाँ चला जाएगा। सो बेसिकली रिएक्शन क्या होगी, अगर मैं आपको ये बताऊँ, ये जो मिथाइल है ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे बॉन्ड बना लेगा। सो बेसिकली हुआ क्या, यहाँ पे CH3 था, ये CH3 था, ये CH3 था, ठीक है। यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन था, ये कार्बोकेटाइन यहाँ शिफ्ट हो गया और इसका जो मिथाइल था वो मिथाइल यहाँ पे आ गया। सो बेसिकली दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। अब आप देखें कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ये बन रहा था हमारा प्राइमरी और ये बन रहा है हमारा टर्शरी, सेकेंडरी नहीं टर्शरी। कौन सा बन रहा है? टर्शरी, क्योंकि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उस पर 1 2 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। सो इट हैज़ नाउ बिकम टर्शरी। सो टर्शरी वुड बी मोर स्टेबल, इसका मतलब रीअरेंजमेंट होगी। सो कहीं पे हाइड्राइड पॉसिबल नहीं है तो रीअरेंजमेंट मिथाइल से भी हो सकता है, इसी तरह फिनाइल से भी हो सकता है और उसे हम फिनाइल शिफ्ट कहते हैं। अब अगर आप अल्फ़ा हाइड्रोजन से देखना चाहें तो अल्फ़ा हाइड्रोजन से काउंट कर लेते हैं। यहाँ देखें, ये कार्बन है हमारा पॉजिटिव चार्ज, इसके पास वाला कार्बन है, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, दिस कार्बन इज़ अल्फ़ा कार्बन, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, सो इट हैज़ 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन जैसे ही पॉजिटिव चार्ज ये टर्शरी बन गया, इसके पास ये अल्फ़ा, ये अल्फ़ा और ये अल्फ़ा, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 3 हाइड्रोजन है और कायदे से यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होने चाहिए। सो 3 3 6 और 2 8, 8 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ है। सो आपको समझ में आ रहा है, जहाँ ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे शिफ्टिंग भी होगी, रीअरेंजमेंट भी होगा, बिकॉज इट लीड्स टू स्टेबिलिटी। सो स्टेबल कंपाउंड बनेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। सो अब यहाँ से आपसे पूछा जाए फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो फाइनल प्रोडक्ट देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन की तो चेन हो गई, ठीक है, और सेकंड पे आपके पास मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे ही पॉजिटिव चार्ज है, तो यहीं पे ही आपका हेलोजन ग्रुप जुड़ जाएगा ऑन एडिंग HX टू इट। H यहाँ पहले जुड़ेगा, OH2 बनाएगा, H2O निकलेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, शिफ्टिंग होगी, रीअरेंजमेंट होगा एंड फाइनली X विल गो टू दिस कार्बन एटम। दिस इज नोन एज मिथाइल शिफ्ट। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब बात आती है, जब हमने मिथाइल शिफ्ट पढ़ लिया, हमने हाइड्राइड शिफ्ट पढ़ लिया, तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा है? अगर आपके पास दोनों पॉसिबिलिटी मिल रही हैं तो आप किसको प्रायोरिटी देंगे, मिथाइल को या हाइड्राइड को? यहाँ OH जुड़ा हुआ है हमारे पास, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक तरफ मिथाइल है और हाइड्राइड है। तो हम क्या करें, हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ को एक एक करके देख लेते हैं, तो हमें पता चल जाएगा कि मिथाइल शिफ्ट या हाइड्राइड शिफ्ट कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, यहाँ हम रीअरेंजमेंट करके देखेंगे। सो अगर हाइड्राइड शिफ्ट होता है यानी ये H उठ के यहाँ चला जाएगा और कार्बोकेटाइन कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। और अगर मिथाइल शिफ्ट होता है तो लेट मी चेंज द कलर, हाँ, तो ये वाला कार्बन यहाँ पहुँच जाएगा और अब की कुछ इस तरह से कंपाउंड बनेगा। ये कार्बन यहाँ आया, हाइड्रोजन यहीं पे ही था और कार्बोकेटाइन ये बन गया। अब देखें जरा स्टेबल कौन सा है। सो यहाँ अगर हम देखें तो 1 2 3, 3 कार्बन है तो टर्शरी हो गया। यहाँ हम देखें तो 1 2, 2 कार्बन है, सेकेंडरी है, तो डेफिनेटली ये हमारा ज़्यादा स्टेबल है। आप नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन से भी निकाल सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है जो मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे नंबर ऑफ़ अल्फ़ा हाइड्रोजन कितने हैं। तो यहाँ हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट इज़ प्रिफर्ड ओवर मिथाइल शिफ्ट। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? यदि आ गई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है बेटा। अगर आपको अच्छी लग रहा है वीडियो, आपको समझ में आ रहा है, प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो एंड इसको एक लाइक ज़रूर दें। नेक्स्ट हम बात करते हैं
जब हमने हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट की बात कर ली, तो हम नेक्स्ट बात करेंगे कि इन दोनों में कौन सा प्रेफर्ड है। हाइड्राइड शिफ्ट इज प्रेफर्ड। ठीक है बच्चों, अब हम एक एग्जाम्पल और करते हैं और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कंपाउंड मैंने दिया हुआ है ये, और यहाँ पे OH है, तो आपको ये बताना है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा जब आप इसमें HX ऐड करेंगे। सो आपको बेसिकली देखना क्या है, शिफ्टिंग रीअरेंजमेंट। सो पहली बात, कार्बोकेटायन ये बनेगा प्राइमरी, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट है, हाइड्राइड शिफ्ट हुआ तो कार्बोकेटायन बन गया सेकेंडरी। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये कार्बोकेटायन बना, लेकिन क्या आगे फर्दर रीअरेंजमेंट हो सकता है? क्यों? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि अगर कार्बोकेटायन यहाँ शिफ्ट होता है, इसका हाइड्राइड यहाँ आता है, तो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटायन बन जाएगा। और टर्शरी कार्बोकेटायन बनने का मतलब ये हुआ कि ये ज़्यादा स्टेबल है। क्या फर्दर रीअरेंजमेंट होगा? नहीं, इसके आगे नहीं होगा। यहाँ देखिए प्राइमरी कार्बोकेटायन बना, यहाँ देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना, यहाँ देखिए टर्शरी कार्बोकेटायन बना। फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगी, और फर्दर रीअरेंजमेंट नहीं होगी तो आपके पास जो प्रोडक्ट बना वो बना ये, यहाँ पे आ गया हैलाइड, एंड दिस वुड बी आवर फाइनल प्रोडक्ट। सो अगर ये समझ में आ गया बच्चों, लाइक दे दो प्लीज़, लाइक दे दो, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है इसको वीडियोस को बनाने का। अब हम बात करेंगे एक और टॉपिक की, दैट इज रीअरेंजमेंट इन टर्म्स ऑफ रिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। सो पहले हम रिंग एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। जब हम स्टेबिलिटी की बात करें रिंग में स्टेबिलिटी की बात करें तो 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन 5 मेंबर्ड रिंग विच इज़ मोर स्टेबल देन 4 मेंबर्ड रिंग। ये हमारी स्टेबिलिटी होती है। तो एक्सपेंशन कब हो सकता है? जब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, यानी 4 मेंबर से 5 मेंबर्ड रिंग जाना हो तब पॉसिबिलिटी है, 5 से 6 जाना हो तो पॉसिबिलिटी है। 3 मेंबर्ड रिंग जनरली 4 मेंबर्ड रिंग से ज़्यादा स्टेबल होती है, और इसका रीज़न ये है कि 3 मेंबर्ड रिंग में हमारे पास डांसिंग रेजोनेंस आ जाता है। इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी 3 मेंबर्ड रिंग है वो 4 मेंबर्ड रिंग में नहीं जाएगी। इसे बेंट पी ओवरलैपिंग भी कहते हैं। पी ब्लॉक में कभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली हुआ क्या, हमारा ये एक्सपेंशन है ड्यू टू ये हमारा स्टेबिलिटी है ड्यू टू रिंग एक्सपेंशन और ड्यू टू डांसिंग रेजोनेंस। तो यहाँ रिंग एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं होगा कि 3 से 4 चला जाए, क्योंकि 3 इज़ मोर स्टेबल। तो रिंग एक्सपेंशन होगा अगर आपके पास 4 मेंबर्ड रिंग है या 5 मेंबर्ड रिंग है। अब रिंग एक्सपेंशन होता क्या है ये हम बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक 4 मेंबर्ड रिंग ले लेते हैं, और 4 मेंबर्ड रिंग में क्या किया मैंने, यहाँ पे OH लगा लिया। 4 मेंबर्ड रिंग 5 में बन रहा है तो एक कार्बन होना चाहिए। तो 2 कंडीशंस हैं रिंग एक्सपेंशन की, एक कि वो 4 मेंबर्ड हो या 5 मेंबर्ड हो, दूसरा उसके बाहर उसके पास जो अटैच्ड कार्बन है उस पर पॉजिटिव चार्ज बन जाए। तो जब हमने इसमें HX ऐड किया, OH निकला H2O के फॉर्म में, और कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया। अब यहाँ हम रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट देखने से पहले रिंग एक्सपेंशन देखेंगे, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन की प्रायोरिटी उन दोनों से ज़्यादा है। सो बेसिकली हुआ क्या, इसको हम रिंग एक्सपेंशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको कुछ नंबर दे देंगे और उस रूल से करेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है उसका पास वाले कार्बन को नंबर 1 दो, और उसके नेक्स्ट कार्बन को 2 दो। आप इधर भी दे सकते हैं, आप इधर भी दे सकते हैं, एक ही बात है। अब आपको एक छोटा सा रूल लगाना है, बहुत ही प्यारा सा, वो लगाया और आपका रिंग एक्सपेंशन ये चुटकियों में हो जाएगा। जी हाँ बच्चों, आपको क्या करना है, 1 और 2 के बॉन्ड को तोड़ना है। 1 और 2 के बॉन्ड को तोड़ो, तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या करें, जब आपने 1 और 2 के बॉन्ड को तोड़ दिया तो 2 वाले बॉन्ड को आप प्लस वाले कार्बोकेटाइन वाले कार्बन से जोड़ दो, से जोड़ो। सो तोड़ो हो गया, जोड़ो हो गया, ठीक है। अब क्या करें, इसका प्लस तो इसके साथ बॉन्ड बना लिया, लेकिन यहाँ का बॉन्ड टूट गया तो प्लस कहाँ चला जाएगा, प्लस आ जाएगा प्लस पे, तो 1 पे। तो थर्ड हो गया, प्लस को 1 पर लाओ, छोड़ो। तो तोड़ो, जोड़ो और छोड़ो, और हमारा हो गया रिंग एक्सपेंशन। कैसे हुआ इसको हम बात करते हैं, मैं इसी पेज पे बताऊंगी ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हमने इस बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ने के बाद इस 2 को मैंने इस प्लस से जोड़ा, और इस प्लस को उठा के मैंने यहाँ पे छोड़ा। सो बेसिकली हमारे पास जो कंपाउंड बना, अगर आप इसे देखें तो कुछ ऐसा बना। यहाँ पे हमारे पास ये कंपाउंड था, ये 2 था, और ये 2 इससे जुड़ गया, और 1 और 2 के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है।
सो बेसिकली यहाँ आया और 1 पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या ये बात समझ में आई? ये हमारा 5 मेंबर्ड रिंग बन गया। अब आप देखें इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 मेंबर्ड रिंग जिस पे किसी एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑल कार्बन साइक्लेंट। तो हमारा ये रिंग एक्सपेंशन हो गया, ये कार्बन इस रिंग में इन्वॉल्व हो गया। दिस इज रिंग एक्सपेंशन। करना क्या है, फिर से बता रही हूँ, 1 और 2 के बॉन्ड को तोड़ा, 2 को प्लस वाले कार्बन पे जोड़ा और प्लस को 1 पे छोड़ा। सो तोड़ो, जोड़ो और छोड़ो और हमारे पास ये बन गया रिंग एक्सपेंशन। अब जब हम प्रायोरिटी ऑर्डर की बात करें रिंग एक्सपेंशन में, तो हम देखते हैं हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है रिंग एक्सपेंशन का, वो है सबसे ज़्यादा रिंग एक्सपेंशन, फिर उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट और फिर आती है मिथाइल शिफ्ट। तो एक क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 जो आपको कमेंट में आंसर देना है, आप क्या, सपोज मैंने 5 मेंबर्ड रिंग एक ली और इसके ऊपर CH2OH बना दिया, आपको प्रोडक्ट बनाना है। एक मैंने 6 मेंबर्ड रिंग ली और उसके ऊपर CH2OH लिया और आपको फाइनल प्रोडक्ट बनाना है। इन दोनों के प्रोडक्ट आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दें। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए रिंग कॉन्ट्रैक्शन की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें।